हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ सब लोग आप लोग का यूबीबेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही गई होगी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग को चाहिए, जो कि मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रही थी। तो अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर भी, और आज की वीडियो में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स। भारत की योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस माध्यम से की गई थी? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, कैबिनेट रेजोल्यूशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो योजना आयोग है उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो थी या फिर जो उसको स्थापित किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था? अब तो जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल करके आपका नीति आयोग किया जा चुका है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन बना था तो कैसे बना था, किसने बनाया था? तो ये कैबिनेट रेजोल्यूशन यानी कि कैबिनेट का प्रस्ताव रखा गया था, उसके माध्यम से की गई थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करना इनकी जिम्मेदारी थी। और अब क्या है, इसको बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the demand and supply of a commodity increase by an equal absolute amount, what will be the effect on market price? यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि मांग और आपूर्ति में दोनों ही इक्वली क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन स्टेबल, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें समान उसमें बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिमेन स्टेबल रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। इनके में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? वेल्थ टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो कौन सा टैक्स है जो आपके सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है? वो हो जाता है आपका एंटरटेनमेंट, यानी कि जो मनोरंजन कर होता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधन होते हैं? बैंक रेट पॉलिसी है, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ऑल द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, कौन बनाता है मौद्रिक नीति? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसके द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर उसके क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो वैसे तो दो तरह के होते हैं इसके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के रहते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग नहीं पूछा है, कंबाइंड ही आपको दे रखा है। तो कौन से हो जाते हैं? ये तीनों ही रहेंगे। बैंक रेट पॉलिसी भी होती है, रिजर्व रेशियो भी है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए बताया भी है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन जो है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे कि आप CRR बोलते हैं शॉर्ट में, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बोलते हैं, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। बैंक रेट होती है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, RRR जिसे कहा जाता है, और साथ ही में ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। ये मेन माने जाते हैं इंस्ट्रूमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉलिसी दैट अकॉर्ड्स टू एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। उस नीति का नाम बताइए जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों के निर्णयों के अनुरूप है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें उस नीति का बारे में बताना है या वो पॉलिसी बतानी है जो कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो टैक्सेशन के लिए पॉलिसीज डिसाइड करती है उसके लिए होती है या उसके अनुरूप होती है। तो कौन सी नीति होती है? उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपका रिजर्व बैंक RBI बनाता है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं? तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली आपकी एक्सपेंडिचर किस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, क्या टैक्सेशन की पॉलिसीज होंगी, तो सरकार के जितने भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, या फिर जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, या गवर्नमेंट किस तरह से लोन ले रही है, ऋण लेती है, वो सारी चीजें आती हैं, बजट आता है, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Which among the following doesn't come under the monetary policy for regulating the economy? निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आता है? डिस्काउंट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या नहीं आता है मॉनेटरी पॉलिसी में? तो ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट ही है। कौन सा नहीं होता? जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है यानी कि सरकारी खर्च है वो उसका हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों ही उसके इंस्ट्रूमेंट्स में, उपकरणों में आती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बताया भी हुआ है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की क्या मीनिंग होती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिफर्स टू द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन, डिफेंस, etc. इट डजंट कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारी चीजें मॉनेटरी नीति के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये सरकार जो है ये आपका फिस्कल पॉलिसी में आती है मेनली, जो सरकार द्वारा सरकार की एक्सपेंडिचर होते, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है उसके पे आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a measure to control inflation adopted by the government or RBI? इनके में से कौन सा सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, वित्तीय समावेशन है, मूल्य नियंत्रण है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मुद्रास्फीति जो होती है, इन्फ्लेशन जो होता है, जब क्या होता है इन्फ्लेशन में क्या रहेगा कि जो मनी होती है उसकी परचेजिंग और बहुत कम हो जाती है, प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं किया जाता आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी हो जाती है? वो आपकी हो जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन जो है वो नहीं अपनाया जाता। बाकी ये तीनों ही क्या है, जो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई अपनाएगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, ये दोनों ही, और प्राइस कंट्रोल भी इसी के माध्यम से करा जाता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आएगा, बाकी तीनों ही आएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट ए डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि डायरेक्टली ये जो है मुद्रास्फीति से रिलेटेड नहीं है वित्तीय समावेशन। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई विद फिस्कल पॉलिसी, व्हाइल फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मौद्रिक नीति होती है वो इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करने में, मनी के सप्लाई में, इन सब में काम आती है। और जो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति होती है, उससे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसे किस तरह से खर्चा करना है, व्यय करना है, और कैसे जो टैक्स लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजीज, रणनीतियां बनानी है, उससे आएगा। और प्राइस कंट्रोल क्या है? रिफर्स टू सेटिंग प्राइस लिमिट्स ऑन गुड्स टू मैनेज इन्फ्लेशन, कि किस तरह से हम जो गुड्स हैं उनके मूल्य या प्राइसेस हैं उनको रखा जाए जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन एम टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज which can support economic growth but doesn't directly address inflation control। तो यहाँ पर ये जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या होता है, इसका मेनली एम होता है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस प्रोवाइड करवाना, जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है इन्फ्लेशन कंट्रोल से, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In India, which among the following decided the saving bank rate? भारत में निम्नलिखित में से कौन बचत बैंक दर तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक themselves, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक। तो आप सभी को पता है कि जो सेविंग बैंक रेट है यानी कि बचत बैंक दर क्या जो होती है वो कौन डिसाइड करता है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सेविंग बैंक रेट होती है, बचत बैंक दर है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति हमेशा जीवन यापन की लागत को कम करती है, जीवन स्तर को कम करती है, उत्पादन की कीमत कम करती है, रुपए की क्रय शक्ति को कम करती है। ऑलवेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी। तो अभी मैंने आप लोग को बताया इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। According to the Phillips curve, unemployment will return to the natural rate when Phillips कर्व जो है उसके अनुसार बेरोजगारी प्राकृतिक दर पर वापस आ जाएगी जब नॉमिनल वेजेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेजेस, जो नाम मात्र मजदूरी होती है वो अपेक्षित मजदूरी के जब बराबर आ जाती है। रियल वेजेस आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल, वार्षिक मजदूरी लंबे समय तक संतुलन स्तर पर वापस आ जाती है।
नॉमिनल वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन। नामात्र मजदूरी मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेजेस। मुद्रास्फीति नामात्र मजदूरी की वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि फिलिप्स वर्ग के अनुसार है कि बेरोजगारी जो है वो प्राकृतिक दर पर वापस आ जाती है जब वार्षिक मजदूरी जो होती है लंबे समय तक संतुलन स्तर पर वापस आएगी, यानी कि जो रियल वेजेस आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत होता है? रिसेशन, स्टैग्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नन ऑफ द अबव। कहने का क्या मतलब है? तो इन्फ्लेशन के एग्जैक्ट रिवर्स क्या होता है, मतलब अपोजिट क्या होता है? इन्फ्लेशन में क्या होता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है, प्राइसेस हाई हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है? वो आपकी डिफ्लेशन हो जाता है, अपस्फीति होती है। इसमें परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं, महंगाई की बहुत ज्यादा कम होकर मंदी किस पे चली जाती है, तो आपका डिफ्लेशन हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्फ्लेशन इज कॉल्ड डैश। मुद्रास्फीति और गतिरोध के मिश्रण को डैश कहा जाता है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, अवमूल्यन मुद्रास्फीति मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन और स्टैग्फ्लेशन है उसकी मिक्स जो सिचुएशन आती है उसको क्या कहते हैं? वो आपकी स्टैग्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। Which of the following is not a current asset? निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक। यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सी करंट एसेट नहीं है? तो प्रीवियस पेपर जो हुआ था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए, काफी इजी लेवल के रहे हैं क्वेश्चंस आपकी, मॉडरेट रहा है। अब बहुत टफ है, ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है कि क्या करंट एसेट नहीं है। तो यहाँ पर फर्नीचर जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो फर्नीचर होता है वो करंट एसेट नहीं होती, वो फिक्स्ड एसेट होती है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज, ख्याति क्या होती है? ये पूछ रहा है आपसे कि ख्याति जो है वो क्या होती है। चल संपत्ति है, अचल है, अमूर्त है, कृत्रिम संपत्ति है। तो ख्याति गुडविल क्या होती है? एसेट होती है। बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं हम इसे, लेकिन ये किस तरह की एसेट होती है? तो आप इसे देख नहीं सकते, इसकी वैल्यूएशन तो किया जाता है, इसकी वैल्यू तो निकाली जाती है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। तो ये अमूर्त संपत्ति होती है, इंटेंगिबल होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता और ये एक व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रसिद्धि से उत्पन्न लाभों का मूल्य होती है। इसके कारण एक व्यवसाय अपनी विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ अर्जित करता है। मीन्स कहने का ये ख्याति क्या होती है? तो होता ना कि कुछ जगह ऐसी है या कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, फेमस है, तो आप उसी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। या कोई डॉक्टर है, आपको पता है कि बहुत अच्छी मेडिसिन देता है। कहते हैं ना कि कुछ डॉक्टर्स तो सभी डिग्री लिए होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस अच्छा होता है, पहचान अच्छी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? उनकी गुडविल कहलाती है वो, फिर लोग ज्यादा पेशेंट उनके पास जाना पसंद करते हैं। तो वही चीज होती है कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से लोग आपसे ही परचेज कर रहे हैं, आपसे ही बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उससे आपको मार्केट में अदर कंपटीटर से के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ, लागत लेखांकन भाग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है सारी कंपनीज में तो नहीं की जाती है, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या फिर जो कंपनी लॉ बोर्ड जिन कंपनियों के लिए कंपलसरी कर देता है कि उन्हें करना है, तो मेनली मैन्युफैक्चरिंग है, इन्हीं कंपनी से रिलेटेड होता है, वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ज्यादा किया जाता है। तो ये किसका एक पार्ट होती है? ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, वित्तीय लेखांकन का एक हिस्सा होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a contract it is 50% complete, the amount of profit to be taken credit of will be, जब ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ को निम्नलिखित रकम क्रेडिट की जाती है। यहाँ क्या कह रहा है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 50% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आधा जो है वो 50% का क्या मतलब है? आधा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर हमें जो प्रॉफिट हुआ है
उसको ट्रांसफर करना है तो कितना रकम जो होती है क्रेडिट की जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो 1 साल में पूरे हो जाते हैं, तो जो होते हैं जिनकी टाइम लिमिट 1 साल से ज्यादा की होती है, यानी कि 1 साल से वो ज्यादा चलते हैं। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में जिनकी टाइम अवधि जो होती है वो 1 साल से अधिक की होती है, तो वहां पर जब वर्ष कंप्लीट हो जाता है, ईयर की एंडिंग होती है, तो वहां पर एंड ईयर में क्या होता है कि एंड टाइम में जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि 50% कंप्लीट हो गया है, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है। तो उसको निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है? फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेटेड, अनुमानित लाभ की पूर्ण रकम, 50% ऑफ एस्टिमेट प्रॉफिट, 50%, 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब 50% कंप्लीट होता है तो 2/3 जो 2/3 है उसको ट्रांसफर किया जाता है। जितना भी आपका नॉमिनल प्रॉफिट होता है वहां पर आपके क्वेश्चन में वो गिवन होता है, आप लोग जो अकाउंट बनाएंगे उससे निकल के आता है। जो नॉमिनल प्रॉफिट होगा उसका 2/3 जो होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं। साथ में इसके आगे क्या हो जाता है, कैश जितना भी रिसीव हुआ है वो आ जाएगा, अपॉन में आ जाता है वर्क सर्टिफाइड। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला जिससे निकाला जाता है प्रॉफिट को। तो यहाँ पर 2/3 रहेगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, कौन पूरी संरचना विश्लेषण की तकनीकी नहीं है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार या समता का व्यापार, कैपिटल गियरिंग पूंजीगत दंतीकरण, कैपिटल बस्टिंग पूंजीगत बस्टन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है ना कि कैपिटल की कोई भी कंपनी जो होती है उसको जब बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही होती है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल चाहिए होती है। अब कैपिटल में वो कई चीज कहाँ से कर सकती है, इक्विटी शेयर्स ले सकती है जो समतांश होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ले सकती है, या फिर डिबेंचर ले सकती है, लोन्स ले सकती है। तो ये इस तरह से क्या हो सकता है, वो अपनी कैपिटल को बना सकती है। तो ये सारी चीजें ही शामिल की जाती हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सी इसकी तकनीक इसके विश्लेषण की कौन सी बेनिफिशियल है, पूरा इक्विटी से ही हो सकता है हम शुरू करें या इक्विटी इसका कॉम्बिनेशन रखें, तो कितना परसेंट इक्विटी कितना परसेंटेज डिबेंचर, तो उस कॉम्बिनेशन को देखा जाता है इन सारे अनुपातों के थ्रू कि कौन सा अनुपात से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो कौन सा इसमें नहीं शामिल होता, तो कैपिटल बजटिंग जो होती है वो इसका हिस्सा नहीं होता, बाकी ये तीनों ही इसका हिस्सा होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 इट इज रिक्वायर्ड टू पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉस्ट इन एडवांस। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर क्या होती है, 5%, 10%, 12%, 15%। तो क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर एडवांस की, कॉस्ट इन एडवांस की, तो कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। पहले 6% था लेकिन अब 12% हो चुकी है। अगर हम बात करें कॉस्ट इन एरियर की, कॉस्ट इन एडवांस में क्या होता है कि हमको पहले से रिसीव हो गया है, कॉस्ट इन एरियर में क्या होता है कि हमको रिसीव नहीं हुआ है। याचना तो करी गई है, मांग तो करी गई है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, तो वहां पर कितना हो जाता है कॉस्ट इन एरियर में, तो आपका 10% रहता है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will be quick ratio if current ratio 3:1, स्टॉक है 30,000 का, टोटल करंट लायबिलिटीज है 60,000 की। यहाँ पे आपको त्वरित अनुपात जो है या शीघ्र अनुपात जिसे कहते हैं वो निकालना है। चालू अनुपात दे रखा है 3:1, रहतिया स्टॉक है 30,000 का और चालू दायित्व है 60,000 की। आपको निकालना है क्विक रेशियो। तो सबसे पहले तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। जो क्विक रेशियो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका लिक्विड एसिड, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको ये नहीं बताया, करंट लायबिलिटीज बता दी है लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि करंट एसेट कितनी है। तो करंट जो लायबिलिटी रेशियो है उससे हमें निकालना होगी सबसे पहले करंट एसेट। कैसे निकालेंगे, करंट रेशियो इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो कितना था हमारा, 3:1 था, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। करंट एसेट हमें पता नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए। लायबिलिटी हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 की, तो वो लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करंट एसेट हमारी बाहर आ जाएगी
और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60,000 इंटू हो जाएगा 3। करंट एसेट कितनी निकल के आ गई? करंट एसेट यहाँ पर हमारी निकल के आ जाएगी 1,80,000, यानी कि 1,80,000 की हमारी करंट एसेट निकल करके यहाँ पर आ जाएगी। अब हमको करंट एसेट पता चल गई, अब हमें लिक्विड एसेट निकालनी होगी। तो लिक्विड एसेट जो निकाली जाती है, तो जब हम करंट एसेट में से स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं दे रखे, स्टॉक है, स्टॉक को लेस कर दीजिए। 1,80,000 में से यहाँ पर स्टॉक कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपकी गिवन है 30,000 का, उसको हम लेस कर देंगे। तो कितनी निकल के आ गई हमारी जो लिक्विड एसेट है, वो निकल के आ जाएगी 1,50,000 की। अब हमको करंट लायबिलिटी भी पता चल गई और हमारे पास लिक्विड एसेट भी निकल आई। अब हमें फॉर्मूले में रखना है, इसे फॉर्मूले में रखकर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा, शॉर्ट में QR लिख देते हैं। लिक्विड एसेट सबसे ऊपर हमें लिखनी है, लिक्विड एसेट यहाँ पर निकल के आ गई है 1,50,000 की, लिख लीजिए। अपॉन में हो जाएगा करंट, जो करंट लायबिलिटी होगी वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी 60,000 की। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो सबसे पहले 2 टाइम जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर आ जाएगा 5, 2.5। यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 2.5:1। ये हो जाएगा हमारा करंट रेशियो, सॉरी ये हो जाएगा हमारा क्विक रेशियो, निकालना था क्विक रेशियो। तो इस तरह से निकालना है, जब आपको क्वेश्चन में जो है कुछ चीजें गिवन हो, कुछ चीजें ना गिवन हो, तो इस तरह से जो गिवन है उसी से हमें निकालनी होती है। जैसे करंट एसेट तक हम पहुंचे थे, उससे हमने लिक्विड एसेट निकाली और हमारा आंसर निकल आया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the total asset increased by 1,50,000 and the total liability increased by 60,000 in the same accounting period, the capital in that accounting period would। यदि एक ही लेखा वर्ष में कुल संपत्तियों पर 1,50,000, कुल दायित्व 60,000 है, तो वृद्धि होगी उस लेखा वर्ष में पूंजी में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। डिक्रीज हो जाएगी 90,000 से, 90,000 से घटेगी, या फिर इंक्रीज होगी 90,000 से, यानी कि बढ़ जाएगी 90,000 से। डिक्रीज बाय 60,000, 60,000 से घट जाएगी, इंक्रीज बाय 60,000, 60,000 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल को, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल एसेट यहाँ पर आपको बता दी है। अकॉर्डिंग इक्वेशंस आप लोग को अगर याद होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू हो जाता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण है। टोटल एसेट कितनी क्वेश्चन में गिवन है आपके, 1,50,000 की, लिख लेंगे। कैपिटल हमको निकालनी ही है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। लायबिलिटी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप हमारी क्या होगी, कैपिटल यहाँ पर बाहर आ जाएगी और 1,50,000 में से हम 60,000 को लेस कर देंगे, 60,000 लेस हो जाएगा। अब जो सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 90,000 निकल के आएगा। तो कितना निकल के आ गई हमारी कैपिटल, जो है कैपिटल निकल के आ गई हमारी 90,000 से, और ये क्या हो रहा है, 90,000 से आपकी बढ़ रही है ना कि घटेगी, तो इंक्रीज बाय 90,000। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which account is prepared to find out the amount of closing stock? अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। हेड ऑफिस अकाउंट, शुद्ध कार्यालय खाता, ब्रांच अकाउंट, शाखा खाता, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, स्मरण स्कंद खाता, नन ऑफ द अबव, उत्तर से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक को याद करना, तो यहाँ पर शाखाओं यानी कि ऑफिस से रिलेटेड दे रखे हैं, तो आपका जो हेड ऑफिस के अकाउंट बनते हैं, शाखा खाते, ब्रांच अकाउंट बनते हैं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि अंतिम स्कंद की राशि हमें निकालनी होगी, तो हम कौन सा अकाउंट को तैयार करते हैं। तो वहाँ पर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट तैयार किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, following transactions were made by a trade, due to these transactions total of sales book will be। एक व्यापारी ने निम्न व्यवहार किए हैं, इन्हें इनके विक्रय बही का योग होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या है, उनका ट्रांजैक्शंस को बताया गया है, आपके 3 तरह के दे रखे हैं। आपको ये बताना है जो सेल्स बुक होगी उनकी,
उसमें उसके ट्रांजेक्शन जो उसने किए उसका टोटल कितना होगा ये आपको बताना है। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 4000, उन्होंने गुप्ता को माल बेचा है 4000 का। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश 5000, श्याम को नगद माल बेचा है 5000 का। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 7000, मोहन को उधार माल बेचा है। तो यहाँ पर अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेल बुक में हम वही चीजें दिखाते हैं जो क्रेडिट पे होती हैं, यानी कि अगर कैश में कुछ भी लिया या बेचा जाएगा कैश में तो उसे हम कैश वाली चीजों को कहाँ दिखाते हैं, तो कैश वाली जो चीजें होती हैं वो हमारी कैश बुक में जाती हैं। जो भी सेल हम कैश में कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी कैश बुक में जाती है, और जो हम उधार पे करते हैं वो हमारी सेल्स बुक में जाती है। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि कौन सी चीजें जो उसने क्रेडिट पर दी है ना कि कैश में दी है, तो देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला कह रहा है गुप्ता को माल बेचा है 4000 का, और जो है सेकंड वाला कह रहा है कैश में, तो यहाँ पे तो 5000 साफ साफ बता दिया है कि नगद में बेचा है। कैश में बेचा है तो ये वाला तो हमारा बाहर हो जाना है, इसको हमें काउंट नहीं करना। यहाँ पे उधार बेचा है तो ये 7000 तो हमारा आ ही जाएगा, और जब तक क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे ना कहे कैश में है तो उसको हम उधारी मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ये 4000 भी आ जाएगा। तो टोटल करेंगे दोनों का तो कितना टोटल हो जाएगा, 11000 का टोटल आएगा। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश है, और कैश सेल जो होती है वो हमारी किसमें जाती है, कैश बुक में जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। सेम ऐसे ही चीज परचेज के लिए भी होती है। परचेज में भी अगर आपने कैश में परचेज किया तो उसको हम कैश बुक में दिखाते हैं, अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो हम दिखाते हैं परचेज बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, of share forfeiture account is shown in the balance sheet under the item। अनशरत खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस संचयवादी शेष मद के अंतर्गत, शेयर कैपिटल अकाउंट में, अंश पूंजी खाता के अंतर्गत, अनसिक्योर्ड लोन आदेशित ऋण के अंतर्गत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शेयर फॉरफिशर अकाउंट होता है, यानी कि जो भी आपने याचना करी होती है, कॉल करी होती है, और अगर वो कॉल नहीं चुकाई है, नहीं उससे अमाउंट पे करता है जो शेयर होल्डर होता है, तो उससे जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको फॉरफिशर कर लिया जाता है, तो वहां पर शेयर फॉरफिशर अकाउंट आता है। तो उस शेयर फॉरफिशर अकाउंट में बैलेंस शीट अंडर द, बैलेंस शीट में जो हम उसे दिखा रहे थे तो उसे कहाँ पर दिखाते हैं, तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाते हैं। जो हमारा लायबिलिटी साइड होता है बैलेंस शीट का, उसमें हम संचय अधिक की कीमत के अंतर्गत से दिखाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन को दो तरह पूछा जाता है। अगर यहाँ पर कहता कि शेयर फॉरफिशर अकाउंट है तो उसके बाद लास्ट में वर्ष के अंत में उसको जो अकाउंट में है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तब उसे जो है बाद में जो भी निकल करके आता है उसका रीइश्यू कर दिया जाता है। रीइश्यू करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The following ratios is favorable indication if it is low। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा होता है, यानी कि कम होता है। ऑपरेटिंग रेशियो संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो संचालन से लाभ, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो या फिर करेंट रेशियो। इसमें जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है संचालन अनुपात, अगर वो कम होता है तो उसे फेवरेबल माना जाता है, उसे अनुकूल माना जाता है। आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये आता है कि कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये परिचालन अनुपात किसी कंपनी के कुल संचालन व्यय को शुद्ध बिक्री से तुलना करके, यानी कि ये दे रखा है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये इसमें होगा, इस तरह से लिखा जाता है एग्जैक्टली। ये ऊपर आ जाते हैं आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिखा हो सकता है, अपॉन हो जाती है नेट सेल, जो सेल होती है उसमें से सेल रिटर्न को लेस कर देते हैं, नेट सेल आ जाती है, इनटू हो जाता है 100। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला मेनली, और ये जितना कम होता है उतना ही फेवरेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया था? सर जेम्स विल्सन के, सर जेम्स के, सर न्यूटन के, लुकस पैसियोली के। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो टैक्स लगाया गया था इंडिया में, तो सबसे पहले जो टैक्स लगाया था सर जेम्स विल्सन जो थे उन्होंने लगाया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में काफी नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 1860 में सबसे पहले जो था उन्होंने टैक्स को लगाया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात होती है, तो 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट बना था, तब वो लागू किया गया था 1962 में,
तब वो हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है, सिर्फ पूछता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कब लगा था, तो सर जेम्स विल्सन आंसर रहेगा आपका। कब लगाया गया था? 1860 में लगाया गया था, ये रहेगा आपका। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, भारत में सबसे पहले आयकर अधिनियम फरवरी 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था और इस अधिनियम को 24 जुलाई 1860 को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई थी। इसके बाद प्रभाव में आया था। इस अधिनियम को 1961 में संशोधित करके लागू किया गया था, यानी कि 1961 में हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बना था। और उसे लागू अगर कहा जाए कि कब किया गया था, तो उसे लागू 1962 में किया गया था। बना था 1961 में, लागू उसे 62 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ए, यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञापन संयुक्त उद्यम लेखा होता है, स्मरणीय बोलते हैं इसको, स्मरणीय संयुक्त उद्यम लेखा। पर्सनल अकाउंट है, रेल है, नॉमिनल है, ज्वाइंट अकाउंट है। तो जो ज्वाइंट वेंचर का मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है वो कौन सा अकाउंट होता है? वो नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when one company goes in liquidation and a new company is formed to take over the business of the company which goes in liquidation, this is called। एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया हो कहलाता है। अमलमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कंपनी का क्या हो रहा है, एक कंपनी का समापन हो रहा है, यानी कि एक कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है। तो मान लीजिए ए है, एक कंपनी जो है उसका समापन हो रहा है, वो बंद हो रही है और उसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय कर। अब एक बी कंपनी बनाई गई, वो पी कंपनी जो है इसीलिए बनाई गई है जिससे कि वो ए कंपनी को क्या करे, परचेज कर ले, ए कंपनी को परचेज कर ले, इसी पर्पज से ही स्पेशली बनाई गई है। तो ये जो बी कंपनी है, तो या इस तरह से जो भी प्रोसेस हो रही है या ए कंपनी का इस तरह का जो समापन है वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसे आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बाह्य पुनर्निर्माण होता है। जो एकीकरण होता है, एकीकरण में एक ही जैसा बिजनेस करने वाली दो या दो से अधिक कंपनियां, जैसे कि सपोज कर लीजिए ए, बी और सी, ये 3 कंपनियां हैं, एक ही जैसा बिजनेस कर रही हैं, ये मिल करके एक नई कंपनी को जब बनाती हैं तो वहां पर वो जो कंपनी होती है, जैसे कि डी को बना रही है, तो वो आपका एकीकरण कहलाता है। लेकिन एक कंपनी को दूसरी कंपनी जब परचेस करती है, इस पर्पज से ही बनाई गई कंपनी कि वहां पर वो एक को परचेस कर लेगी, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और जो संविलियन होता है उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती है, वो दोनों ही कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती है, वो संविलियन हो जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है, जो कंपनी की पूंजी को कमी की जाती है, बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से आंतरिक पुनर्निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो सबको आपको ध्यान में रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन, स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, परिवर्तनशील लागत जो है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई घटती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज, उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज, उत्पादन की मात्रा घटती है। तो क्या कह रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, यानी कि स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? तो स्थायी लागत प्रति इकाई तब बढ़ती है, वैसे तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 जैसे है अगर आपकी, वो 10,000 ही रहनी है, वो घटनी बढ़नी नहीं होती ओवरऑल अमाउंट में। लेकिन पर यूनिट की अगर हम बात करते हैं, पर यूनिट की, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, इंक्रीज होगा, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो घटती जाती है। और अगर जो है प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, उत्पादन की मात्रा घटेगी अगर, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेरी पुट टू, तलपट की न मिलने की राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है स्टॉक अकाउंट में, डेटर में, क्रेडिटर अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके दोनों साइड जो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो इक्वल आने चाहिए। जो डेबिट क्रेडिट साइड है वो इक्वल आने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वल नहीं आ रहे, तो जो अमाउंट जो रिमेनिंग होता है उसे हम कहाँ डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, उस चंद खाते में डाला जाता है।
एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जैसे ही कोई आपकी जिस रीजन से आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो रीजन पूरा हो जाता है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है, क्लोजिंग एंट्रीज की जाती है, उसके बाद उसको सुधार दिया जाता है। और तब तक ये अकाउंट जो होता है सस्पेंस अकाउंट, ये बैलेंस शीट में आपका दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्ट अपॉन इक्विटी रिजल्ट इन, उच्च ऋण क्षमता अनुपात ऋण क्षमता परिणाम में होता है। लोअर फाइनेंशियल रिस्क निम्न वित्तीय जोखिम, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेशन रिस्क उच्च स्तरीय संचालन जोखिम, हायर डिग्री फाइनेंशियल रिस्क उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम, या फिर हायर अर्निंग पर शेयर यानी कि उच्च स्तरीय प्रत्यंश आय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेब्ट अपॉन इक्विटी अगर ज्यादा है, यानी कि डेब्ट अपॉन इक्विटी ये जो आपका रेशियो है ये ज्यादा आ रहा है, बहुत ऊपर है, तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या होता है ये कहने का मतलब है। ऊपर होने का मतलब होगा कि डेप्थ ज्यादा है, इक्विटी कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट जो होता है, जोखिम जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो ऋण क्षमता अनुपात एक वित्तीय तरलता अनुपात होता है जो कंपनी के कुल स्वामित्व पूंजी और ऋणगत पूंजी के संबंध को दिखाएगा। यहाँ स्वामित्व पूंजी में समता अंश पूंजी, प्राधिकार अंश पूंजी, पूंजी संचय को शामिल करते हैं। जबकि ऋणगत पूंजी में आपकी कौन से आ जाता है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेएबल हैं, लोन फ्रॉम बैंक है, ये सब आ जाता है। यदि ऋण क्षमता अनुपात ऊंचा हो तो उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम को बताएगा, और अगर नीचा होगा तो निम्न स्तरीय होता है। तो किस तरह का दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the concept of conservation, the stock in trade is valued at, लेखांकन की रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is higher या फिर whichever is lower। तो यहाँ पर जो हमारी रूढ़िवादिता की अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक इन ट्रेड है, व्यापारिक स्कंद होता है, उसका मूल्यांकन जो होता है वो दोनों में से जो कम होती है, मार्केट प्राइस या फिर जो कॉस्ट प्राइस होता है, दोनों में से जो कम होता है उसके ऊपर किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स देयर, इन दिस केस हेड ऑफिस विल प्लेस क्रेडिट टू, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा गया किंतु शाखा द्वारा खाते बंद करने की तिथि तक यह प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय क्रेडिट करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट मार्ग में माल खाता, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट शाखा को माल भेजने का खाता, ब्रांच अकाउंट शाखा खाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल क्लोजिंग डेट, यानी कि गुड्स जो थे वो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड कर दिए हैं, लेकिन जब क्लोजिंग डेट आनी थी ब्रांच की उस तिथि तक जो थे वो नहीं पहुंच पाए वहां, कहां पर जो ब्रांच थी वहां तक। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधान कार्यालय जो हेड ऑफिस होगा उसको किस तरह से क्रेडिट करेगा, कहाँ पर दिखाता है, तो उसे ब्रांच अकाउंट में दिखाता है। ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे बाद में ब्रांच को भेज दिए गए तो आप कहाँ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट में जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन भी बच्चों का पेपर है आप सब अच्छे से पेपर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही ध्यान से पेपर आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस 100% आपको कंफर्म हो उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करिएगा, अदरवाइज आप ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में गलत मत करिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट भी हो जाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जिन भी बच्चों का पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।